सभी धर्मों के टैक्स पेयर का पैसा एक धर्म के पाखंड पर खर्चा किया जा रहा है, लेकिन धार्मिक आयोजन सरकारी पैसे से नहीं कराया जा सकता। लेकिन देश में ऐसी जमात दलित और पिछड़ों की है जो खाली है और वो धार्मिक आयोजनों में अपना समय बर्बाद कर रही है। इसी का लाभ उठाकर भारतीय जनता पार्टी पाखंड को बढ़ावा दे रही है, ताकि जब ये पाखंड में फंसे रहेंगे तो ये भगवान भगवती के सहारे रहेंगे, शिक्षा के सहारे नहीं। पिछड़ी जाति के नेताओं को कब्जा कर लिया है, उनके नाम पर उनकी जातियों का वोट लेती है और पंगु बना देती है, हक नहीं देती। आजाद भारत का सबसे पहला आतंकवादी कौन था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने वाला। ये भारतीय जनता पार्टी की चरणी सेना है। धर्म के आड़ में पूरा इनका मकसद है दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों का हर क्षेत्रों में नेस्तनाबूद कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हूं। मेरे साथ सलेमपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद रमाशंकर राजभर उर्फ विद्यार्थी जी हैं। संसद में उन चुनिंदा आवाजों में से एक हैं जो न सिर्फ सामाजिक न्याय बल्कि बहुजनवाद और विचारधारा के नाम पर गरजती हुई सुनाई दे जाती है। सांसद जी से आज मुलाकात हुई तो आपसे जानना चाहूंगा कि देश में जो मौजूदा हालात हैं, पाखंड को लेकर के जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? आप देखे होंगे जब से भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, शिक्षा को चौपट कर दिया और पाखंडों पर जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें खर्च कर रही हैं, चाहे वो देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो लोग हमारा संविधान किसी भी धार्मिक आयोजन में सुरक्षात्मक पैसा तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक आयोजन सरकारी पैसे से नहीं कराया जा सकता। सभी धर्मों के टैक्स पेयर का पैसा एक धर्म के पाखंड पर खर्चा किया जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा मात्र इसलिए कि जो धार्मिक व्यक्ति है, जो अवसर प्राप्त व्यक्ति है, अपने घरों में वो धर्म को मानता है, पूजा कर लेता है, उसके पास टाइम नहीं है कि पाखंड को प्रचलित करे। लेकिन देश में ऐसी जमात दलित और पिछड़ों की है जो खाली है और वो धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेकर अपना समय बर्बाद कर रही है। इसी का लाभ उठाकर भारतीय जनता पार्टी पाखंड को बढ़ावा दे रही है, ताकि जब ये पाखंड में फंसे रहेंगे तो ये भगवान भगवती के सहारे रहेंगे, शिक्षा के सहारे नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने टेढ़ बदल दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने वालों की विचारधारा की जब सरकार बनी है तो इस सरकार ने टेढ़ बदला और दलित पिछड़े नेताओं को अपनी पार्टियों में बुलाकर उन्हें मंत्री बनाया, उन्हें विधायक बनाया। मंत्री विधायक बना करके उनको कहा कि आप लोग ऐश करो, तुम्हारे नाम पर तुम्हारी जाति का वोट ले लेंगे और जब उनका हक देने की बात आएगी तो 69,000 भर्ती उत्तर प्रदेश की कौन नहीं जानता है। सही बात। जिसमें SC, ST, OBC के 19,000 बच्चे जो परीक्षा कंप्लीट कर चुके हैं, जो नियुक्ति के लिए मारे फिर रहे हैं। हाई कोर्ट से भी फैसला हुआ उनके पक्ष में कि नियुक्ति करो, लेकिन प्रदेश सरकार ने जो लोग उनकी नौकरियों पर डाका डाले हैं उनको अवसर देकर सुप्रीम कोर्ट में भेजा और आज 6 महीने हो गया प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही है। ठीक यही प्रकरण देश के 250 से ऊपर IAS और PCS बच्चे जो UPSC परीक्षा पास किए हैं, नॉन क्रीमिलेयर का सर्टिफिकेट भी लगाए हैं, लेकिन DOPT कह रहा है कि नहीं, हम इनकी इनकम जांच करेंगे। और इस आधार पर देश के करीब 250 हमारे IAS PCS बच्चे जिनकी मेरिट 35 है, 36 है, वो सारे बच्चे DM और SP होंगे जो 300 से कम की मेरिट के बच्चे हैं। लेकिन जिनके पिता, किसी का पिता बैंक में चपरासी है, किसी का पिता प्राइमरी स्कूल में अध्यापक है, 100 माने अधिक से अधिक बच्चों का
कोई ए ग्रेड का बच्चा नहीं है, नौकरी का बच्चा नहीं है, लेकिन उनको रोके हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जाति के नेताओं को कब्जा कर लिया है, उनके नाम पर उनका वोट लेती, उनकी जातियों का वोट लेती है और पंगु बना देती है, हक नहीं देती है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि गोली मारने वालों की सरकार है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देते हैं एक जाति विशेष के लोग, जाति विशेष की सेना। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने पूरा माफिया राज खत्म कर दिया है। फिर ये कौन लोग हैं जो खुलेआम तलवारें लहरा रहे हैं, गोली मारने की धमकी दे रहे हैं? आपकी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद कुछ बयान देते हैं ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, उनके घर पर हमला किया जाता है। कौन लोग हैं ये, इनको कौन संरक्षण दे रहा है? देखिए, ये चरणी सेना है, अपने गुरु के चरण के पादुका लेकर के, और ये लोग, ये भटके हुए लोग हैं। ये कोई सेना वोना नहीं है, बस इनको हुक्म मिल जाए कि किसका विरोध करना है। चूंकि अखिलेश यादव जी वर्तमान समय में दलित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उनको बदनाम करने के लिए इशारा दूसरा है। जिन चरणी सेना वालों को आज गुस्सा आया है, वो सब कहाँ थे जब नरेश अग्रवाल कह रहे थे कि रम में राम, राम तो छत्री थे। उस समय इनका ये गुस्सा कहाँ था जब संजय निषाद जी कह रहे कि राम तो दशरथ के पुत्र है ही नहीं है, वो तो श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं। उस समय इनका गुस्सा कहाँ था जब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि सीता तो ट्यूब बेबी हैं। उस समय इनका गुस्सा कहाँ था और ये कर क्या रहे थे? हमारा देश तो राजतंत्र रहा है, राजाओं का देश था, और राजाओं के देश में मुगल भी आए, डच भी आए, हूण आए, शक आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, तब तो राजतंत्र था। उस समय इनकी ताकत कहाँ थी जब मंदिर तोड़े जा रहे थे? उस समय इनकी ताकत कहाँ थी जब विदेशी आक्रांता हमारे मुल्क को कब्जा कर रहे, इनके राज को कब्जा कर रहे थे? हमारे मुल्क को नहीं कर रहे थे, क्योंकि राजाओं को कब्जा कर रहे थे, तब ये लोकतंत्र नहीं था। और अब लोकतंत्र में किसी की हिम्मत है क्या कि भारत की 1 इंच जमीन भी ले ले? महात्मा गांधी, कौन आतंक आक्रांता पर ये विवाद छिड़ा? सवाल सुमन जी का नहीं है, सवाल ये है कि आप आक्रांता पर बहस करना चाहते हो। कभी बाबर की औलाद, तो कभी आज जिनकी राज में, उस समय तो आप ही की राज था, उस समय तो दलित पिछड़ों को लड़ने का भी, हथियार उठाने का अधिकार नहीं था। और आज आजाद भारत का सबसे पहला आक्रांता कौन था? आजाद भारत का सबसे पहला आतंकवादी कौन था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने वाला। जब तक इस देश के लोग इस बात को समझते थे, तब तक 1972 तक 2 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं देते थे। और जिनके बल पर भारतीय जनता पार्टी कूद रही है, 272 के पहले वह लोग इनके साथ थे, क्यों नहीं सरकार बना लेते थे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और दलित नेताओं को, जिनको पद प्यारा है, उनका समाज प्यारा नहीं है। लेकिन ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये नीतीश बाबू की सरकार है और नायडू बाबू की सरकार है। और इस सरकार में दलित पिछड़ों के हकों पर डाका डाला जा रहा है। जिस तरह से दलित पिछड़ों को नेस्तनाबूद सामंतवाद के युग में किया गया था, उसी तरह से आज़ाद भारत में अब दूसरे रास्ते दलित और पिछड़ों के हकों पर हमला हो रहा है। कहा गया कि यादव सब खा रहा है। 27% SC OBC का आरक्षण है। थोड़ा सा हमारा कुर्मी समाज, थोड़ा सा हमारा पटेल समाज, थोड़ा सा हमारा कुशवाहा समाज और यादव समाज नौकरियों की तरफ बढ़ा। लेकिन जानते हैं, आपको जानकर ताजुब होगा कि मेरे ही सवाल पर भारत सरकार का जवाब आया कि अभी A क्लास नौकरियों में 8% कोटा पूरा हुआ है। A क्लास की नौकरियों में, B क्लास की नौकरियों में 12%, C क्लास की नौकरियों में 14%। जब 27% का आरक्षण कोटा ही नहीं पूरा हुआ, तो फिर खा कौन कर लिया? कुशवाहा कहाँ खा गया? कुर्मी कहाँ खा गया? यादव कहाँ खा गया? अभी 27 तो पहले तो, मतलब प्लॉट दूसरे के कब्जे में है और पहले यहाँ बंटवारा पहले शुरू हुआ। हाँ, बंटवारा यहाँ शुरू, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीओ को बांट करके हम राज सत्ता में हैं। जिस दिन पीडीए एक हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सफाया हो जाएगा। इसलिए मैं अपील करता हूं कि छोटे मुद्दों को छोड़ो और बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बेटों के भविष्य के लिए
पीडीए के लोग एकमत होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। एक बड़े प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े नेता को अगर कोई गोली मारने की सीधे सीधे धमकी दे रहा है तो लगता नहीं है कि सरकार का संरक्षण हासिल है, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी की चरणी सेना है। भारतीय जनता पार्टी जहां जिसको उपयोग करना चाहती है वो जाके कर लेती है। वो बेचारा भटका हुआ नौजवान है, वो नौकरी मांगेगा तो इनको भी लाठी पड़ेगी, ये नौकरी मांगेगा तो इनको भी गोली पड़ेगी। लेकिन चूंकि इनको इनका उपयोग करना है, इन नौजवानों का, भटके हुए नौजवान हैं, जो लोग भटके हुए नौजवानों को बरगलाकर भारतीय जनता पार्टी दहशत फैलाती है, दबंग वाली भाषा प्रयोग करती है, घमंडी भाषा बोलती है, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और उस क्रिया और प्रतिक्रिया के चक्कर में ये धर्म के आड़ में छिपते हैं। धर्म के आड़ में अपनी कमी छिपा करके पूरा इनका मकसद है दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों का हर क्षेत्रों में नेस्तनाबूद कर रहे हैं। एक चीज़ मैंने देखी समाज में, 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले साहब की जयंती, 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती। बहुजन यूनिटी की बात करने वाले तमाम लोग 11 अप्रैल अलग मना रहे हैं, 14 अप्रैल अलग मना रहे हैं। 11 अप्रैल में बाबा साहब क्लब नहीं है, 14 अप्रैल में ज्योतिबा फुले क्लब नहीं है। क्या ऐसे बहुजन बन पाएगा? बाबा साहब का योगदान, ज्योतिबा फुले का योगदान, इसको भुलाया नहीं जा सकता। जो आपने एक ठीक सवाल उठाया कि हमारे महापुरुषों के नाम पर जो अलग अलग बांटे हैं, जो चालाक लोग थे तो जातियों में बांट दिया, उसी तरह से उन्हीं के बहकावे में आकर के बाबा साहब की जयंती मनेगी तो केवल दलित समाज के लोग जाएंगे, अधिक दलित समाज के लोग जाएंगे। ज्योतिबा फुले की जयंती मनेगी तो दूसरे लोग जाएंगे। यह बंटवारा ही पीडीए का दुश्मन है। ओबीसी पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य हैं आप, उसके नाते ओबीसी के साथ जो पूरा खेल हो रहा है देश में वो आप बहुत करीब से देख रहे हैं। आपको लगता है कि जो जागरूकता का प्रतिशत होना चाहिए पिछड़ों में वो जागरूकता आ पाई है? वो पार्लियामेंट्री कमेटी के तमाम आंकड़ों को देखते हुए पूछ रहा हूँ। देखिए, पूरे देश के संपूर्ण विभागों में अभी तक हम लोगों ने करीब 20-25 विभागों का प्रेजेंटेशन लिया है। कहीं भी किसी क्षेत्र में भी ओबीसी का 27% कोटा पूरा नहीं है। सारे विभाग यही कहते हैं कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। यह उनका एक हथियार है। जो बैकलॉग है उसको भरने के लिए हम लोग उनको बाध्य करते हैं कि 6 महीने में भरोगे कि 3 महीने भरोगे। आपको जानकर ताजुब होगा कि कोल माइंस जिसमें केवल लेबर काम करते हैं उसमें भी ओबीसी का कोटा पूरा नहीं है। मतलब मजदूरों में भी ओबीसी का कोटा पूरा नहीं है। और पूरे देश में आउटसोर्सिंग का एक बड़ा क्षेत्र चल पड़ा है। हमारा देश, हमारा कानून कहता है, सोशल जस्टिस कहता है कि जहां 1 रुपया भी अगर भारत सरकार का खर्च होता है, चाहे वो अर्ध सरकारी हो चाहे संपूर्ण सरकारी हो, उसमें ओबीसी का 27% आरक्षण पूरा होगा। कहीं भी आउटसोर्सिंग में जितने डिपार्टमेंटों से हम लोगों ने बात की, उनके प्रमुखों ने हम लोगों से कहा, जहां सोशल जस्टिस का सचिव बैठा था, जहां भारत सरकार का सचिव बैठा था, डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठा था, सब जगह यही बात कि आउटसोर्सिंग साहब हम कैसे कर सकते हैं कि वो तो ठेकेदार होते हैं और ठेकेदार जिनको ले आते हैं तो वहाँ हम आरक्षण क्या दे सकते। ये इसको दलित और पिछड़ा समझ नहीं रहा। आउटसोर्सिंग केवल दलित और पिछड़ों को बर्बाद करने के लिए लाया गया है, उनके आरक्षण को बर्बाद करने के लिए लाया गया है। तो ऑन दी होल सभी डिपार्टमेंट की यही स्थिति है कि कहीं भी ओबीसी का कोटा ये दिखावा मात्र के हैं। मैं तो मांग करता हूं कि अब ओबीसी का भी मंत्रालय बना दो एक। हाँ, बिल्कुल सहमत। ओबीसी का आयोग बना दिया, बड़ा ताल पीटे कि हमें आयोग बना दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया ओबीसी को, लेकिन उसका कहीं पालन हो रहा है क्या? उसका मंत्रालय बना दो। SC/ST आयोग भी बनाया, ST/ST का मंत्रालय भी बनाया, और SC/ST के लोग हम लोगों के पास रोज दौड़ रहे हैं कि न आयोग सुन रहा है न मंत्रालय सुन रहा है। तो बाबा साहब ने कहा था कि कानून से मतलब नहीं है, कानून चलाने वालों की नीयत से मतलब है, उनकी नीयत कैसी है। तो अगर उनकी नीयत ठीक होती तो पर्याप्त संस्थाएं हमारे पास हैं। चूंकि उनकी नीयत ही ठीक नहीं है तो संस्थाएं पर्याप्त नहीं है। आपको जानकर ताजुब होगा कि DOPT कहता है
अपने प्रेजेंटेशन में कि देश के जितने विभाग हैं सभी विभाग ओबीसी का एक कार्यालय खोलेंगे, ओबीसी के कर्मचारियों के हित संरक्षण के लिए ऑफिस खोलेंगे और एक नोडल अफसर अपार्टमेंट करेंगे। ये ओबीसी कहता है, डीओपीटी कहता है। डीओपीटी पूरे देश में हम लोग घूम करके रेलवे से कहते हैं कि रखो, बैंक से कहते हैं कि रखो, कोल माइन से कहते हैं रखो, इंडियन ऑयल से कहते हैं रखो, पेट्रोलियम पदार्थों से कहते हैं कि रखो। लेकिन आपको जानकर ताजुब होगा कि डीओपीटी का जो निर्णायक मंडल में उसी में कोई ओबीसी नहीं है। पता ही है। जो डीओपीटी का निर्णायक मंडल है उसमें 5 लोग हैं, उसमें भी एक भी ओबीसी का आदमी तो सुनेगा कौन नहीं? तो सुनेगा। बिल्कुल। इसलिए जो मानवर कांसी राम कहते थे कि यहाँ तक स्याही भरी हुई है, टोपी कोई बैठा है, तो इसीलिए वो टोपी वाले लोग इनका हक खा रहे हैं और इनको राशन में उलझा दिए हैं कि इन्हीं में पड़े रहो, तुम्हारा हिस्सा लूट करके हम आज़ाद होते रहेंगे। बहरहाल उन टोपी वालों को संसद में जवाब देने के लिए आप जैसे साफे वाले भी पहुंच गए हैं। रमाशंकर राजभर जी को आपने सुना, बेबाक तरीके से न सिर्फ हमारे इस इंटरव्यू में बल्कि संसद में भी इसी तरीके से बुलंद आवाज़ करते हैं। स्पष्ट संदेश है चरणी सेना को भी और उन ओबीसी वर्ग के लोगों को भी जो मुखौटों और धर्म की चाशनी में उलझे हुए हैं कि समय रहते संभल जाओ, वरना पार्लियामेंट्री कमेटी में होने के नाते आपने पूरे प्रदेश में पिछड़े वर्ग की, दलित वर्ग की जो स्थिति देखी है वो आपसे बयां की। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद, शुक्रिया बाजी। बहुत